आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पिछले वीडियो की तरह 12th बायोलॉजी से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। ठीक है, आप सबको पता होगा कि फ्लोरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये जो टॉपिक है इससे संबंधित छोटे छोटे सवाल आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी, जो बच्चे नीट के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं उनके लिए भी, सेट और नेट की तैयारी जो करते हैं सब्जेक्ट बेस पे उनके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। आप यहाँ से पीएटी के लिए भी थोड़ा सा जुड़ सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि यहाँ से भी सवाल पूछता है, आता ही है। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। नया टॉपिक, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। आप सबको पता है कि जितने भी प्रकार के फ्लोरिंग प्लांट्स होते हैं सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये ध्यान में रखेंगे आप लोग। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है अर्थात इसमें एक स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनता है। क्या बनता है? स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और यूनिट्स, ऐसा लिखते हैं हम लोग, इकाइयाँ बनती है। ठीक है, क्या बनती है? विशेष प्रकार की जनन इकाई बनती है और इस विशेष प्रकार की जनन इकाई का नाम होता है, क्या नाम होता है? गैमेट्स, जिसको हम लोग कहते हैं युग्मक। गैमेट्स का निर्माण होता है। गैमेट्स का निर्माण मियोसिस डिवीज़न के द्वारा होता है। कौन से डिवीज़न के द्वारा होता है? मियोसिस डिवीज़न के द्वारा होता है। ये ध्यान में रखेंगे आप लोग। मियोसिस डिवीज़न के पश्चात जो कोशिका नहीं बनती है, जिसको हम लोग युग्मक कहते हैं, वो एक कोशिका हो सकती है। एक कोशिका अपने आप में, एक कोशिका बहुकोशिका आप जानते हैं, एक कोशिका हो सकती है या एक केंद्रक युक्त हो सकती है। समझ रहे हैं आप लोग? एक केंद्रक युक्त हो सकती है। अब अगर आप लोग सूक्ष्मदर्शी कोशिकी समान या असमान हो सकते हैं, इस प्रकार की संरचना को अगर देखते हैं माइक्रोस्कोप में तो आपको बिल्कुल वैसे दिखाई देगी। माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो कैसे दिखाई देगा? एक कोशिका के समान दिखाई देगा या उसके असमान भी दिखाई देगा। जरूरी नहीं कि उसी के समान दिखाई दे, ये ऐसा कहने का मतलब है। ठीक है, इस जनन में क्या होता है? दो युग्मक बनते हैं। इस जनन में क्या बनते हैं? गैमेट, 2 गैमेट्स बनते हैं। कितने गैमेट्स बनते हैं? 2 गैमेट्स बनते हैं। एक को हम लोग कहते हैं मेल गैमिट और दूसरे को हम लोग कहते हैं फीमेल गैमिट। ठीक है, मेल और फीमेल गैमेट। चूँकि हम लोग प्लांट पढ़ रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि मेल गैमेट क्या होता है। मेल गैमेट होता है पुमंग या एंड्रोसियम, ये ध्यान में रखेंगे। और फीमेल गैमेट क्या होता है? जायनेशियम या जायांग। ये क्लियर है? दोनों मेल, ये हो गया मेल गैमेट, ये हो गया फीमेल गैमेट। दोनों मेल और फीमेल मिलकर आपस में दोनों कॉन्जुगेट होते हैं, संयुग्मित होते हैं और कॉन्जुगेट होने के बाद कंजुगेशन होता है। कंजुगेशन मीन्स क्या होता है? संयुग्मन। कंजुगेशन की प्रक्रिया होती है। कंजुगेशन की प्रक्रिया के पश्चात एक न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है। ये न्यू सेल कहलाता है जाइगोट। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि मेल गैमेट को हम इस प्रकार के साइन या संकेत से व्यक्त करते हैं और फीमेल गैमेट को हम इस प्रकार के साइन या संकेत से व्यक्त करते हैं। ध्यान में रखने वाली बात है। तो जो जाइगोट बनता है उसमें दोनों की क्वालिटी रहेगी, मेल और फीमेल दोनों की क्वालिटी रहेगी। ये युग्मनज का निर्माण होगा। ये जाइगोट, ये युग्मनज विकसित होगा, विकसित होकर मतलब डेवलपमेंट होगा इसमें, और क्या बनाएगा? न्यू जीव, न्यू एनिमल या न्यू प्लांट बना देगा। क्या बना देगा? न्यू प्लांट बना देगा। समझ में आया? ये जो न्यू प्लांट बनता है, ये जो प्रक्रिया आपने अभी पढ़ा, ये सभी प्रकार के विकसित पौधों में होती है। कौन से पौधों में होती है? विकसित पौधों में होती है। विकसित पौधों में होती है का मतलब जितने भी प्रकार के एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, एंजियोस्पर्म प्लांट है, इसको हिंदी में कहते हैं आवृत्ति बीजी। क्या बोलते हैं इसको? आवृत्ति बीजी। आवृत्ति बीजी का मतलब आपको पता है कि इसमें ऐसे बीज वाले फल पाए जाते हैं जिसके बीज कवर्ड होते हैं, ढके हुए होते हैं। कहाँ होते हैं? कवर्ड होते हैं। याद रखना, जब हम लोग प्लांट का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, वर्गीकरण पढ़ते हैं, तो प्लांट किंगडम को पहले 2 भागों में बांटा गया है, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, प्लांट किंगडम को 2 भाग, बता देता हूँ आपको जानकारी के लिए। प्लांट किंगडम को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग इसका है क्रिप्टोगैमस, CRYPTO, क्रिप्टोगैमस।
ठीक है। और दूसरा इसका भाग है जिसको हम लोग कहते हैं फेनेरोगेमस, क्रिप्टोगेमस और फेनेरोगेमस, ये ध्यान में रखेंगे आप लोग, क्रिप्टोगेमस और फेनेरोगेमस। क्रिप्टोगेमस और फेनेरोगेमस, फेनेरोगेमस को ही हम लोग फ्लोरिंग प्लांट कहते हैं। क्या प्लांट कहते हैं? फ्लोरिंग प्लांट कहते हैं, याद रखना, जिसमें फूल होता है। क्रिप्टोगेमस मतलब जिसमें फूल नहीं बनते, कलिका ही रहती है, बड से ही रहती है। और ये फेनेरोगेमस होता है, इसको फिर से बाद में जाके दो भागों में हम डिवाइड कर देते हैं उनकी संरचनाओं के आधार पर, उनकी विशेषताओं के आधार पर। एक भाग इसमें होता है वो कहलाता है जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म अनावृत्ति बीजी, और दूसरा अभी अभी मैंने बताया आपको एंजियोस्पर्म आवृत्ति बीजी। ये इसमें आप पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में अभी लैंगिक जनन। तो याद रखेंगे एंजियोस्पर्म आवृत्ति बीजी में जिसके बीज फल भित्ति में सुरक्षित रहते हैं, उसमें इस प्रकार की व्यवस्था होती है। दो प्रकार की युग्मक का निर्माण होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का निर्माण होता है। उच्च वर्गीय पादप कहलाते हैं एंजियोस्पर्मी, ठीक है। और इनके इन सब के सबसे प्रमुख जनन होते हैं मेन रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होता है। आप समझ गए होंगे कि मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसे कहा गया है। मेन रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होता है वो ऑर्गन होता है फ्लावर। क्या होता है? फ्लावर या फूल होता है। इसका मुख्य जनन क्या होता है? फूल होता है। आपको ये पता होगा, आपने पहले भी पढ़ा होगा, सुने होंगे। तो ये जो फूल होता है वो काफ़ी विकसित होते हैं, आप लाइफ साइकिल पूरी पृथ्वी पर कंप्लीट कर लेते हैं, और अपने लाइफ साइकिल को पूर्ण करने के लिए ये अनुकूलित होते हैं, एडॉप्टेड होते ही कहना चाहिए। तो इसमें कुछ विशेष प्रकार के अनुकूलन भी मिलती है। मैं आपको एडॉप्टेशन भी बता देता हूँ, इसमें क्या एडॉप्टेशन हो सकता है। इसमें देखना एडॉप्टेशन किस किस प्रकार का एडॉप्टेशन होता है। एक एडॉप्टेशन होता है इसमें कि इसमें सीड फॉर्मेशन होता है, बीज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? बीज का जब निर्माण होता है तब बीज के निर्माण के द्वारा एम्ब्रियो के लिए प्रोटेक्टिव आवरण बनता है, प्रोटेक्टिव लेयर बनता है। याद रखना, जब बीज का निर्माण होता है तो बीज के अंदर भ्रूण सुरक्षित रखता है या रहता है। मतलब समझ लीजिए कि बीज के अंदर भ्रूण सुरक्षित रखने वाली संरचना है, जो किस में सहायता करता है? डिस्प्रेशन में सहायता करता है, प्रकीर्णन में मदद करता है ये बीज, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप लोग जाएंगे तो इसके जो मेल गैमेट होते हैं, मेल गैमेट जो होते हैं उसमें क्या बोलते हैं उसको, गतिशीलता नहीं पाई जाती, नॉन मूवेबल होता है। वो कैसा होता है? नॉन मूवेबल या अगतिशील होता है, गतिशीलता जिसमें नहीं पाई जाती, ठीक है। तो इसमें जो प्रजनन की प्रक्रिया होगी कैसे होगी? पॉलिनेशन के द्वारा क्रिया होगी, सॉरी पॉलिनेशन के द्वारा होगी। पॉलिनेशन मतलब परागण। परागण किसके? परागण के माध्यम से पुष्प के मादा भाग तक पहुंचते हैं। पोलन ग्रैंड जो होते हैं, पराग कण जो होते हैं, वो कैसे आते हैं? किसके माध्यम से आते हैं? पुष्प के मादा भाग तक आते हैं। समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। पुष्प के मादा भाग तक पहुंचते हैं। किसके माध्यम से पहुंचेंगे? बात आती है जो नर युग्मक होता है उसके लिए क्या बनता है? पोलन ट्यूब बनता है। क्या बनता है? पोलन ट्यूब बनता है। पोलन ट्यूब से होता हुआ सीधे सीधे एम्ब्रायोनिक सैक में स्टोर होता है, एम्ब्रायोनिक सैक में इंटर करता है। एम्ब्रायोनिक सैक में इंटर करता है तो यहाँ पर उसको मिलता है एग प्लस सेकेंडरी न्यूसेलस। इसके बारे में थोड़ा सा वर्णन मैं बाद में करूँगा ना। ये मिलता है, इसके साथ में कंजुगेट होता है और क्या बनाता है? जाइगोट बनाता है, ठीक है। एक और अडाप्टेशन हम लोग पढ़ सकते हैं इसमें, इसकी जो गैमेटोफाइटिक अवस्था होती है, गैमेटोफाइटिक स्टेज या प्रावस्था या अवस्था, ये काफ़ी छोटी होती है, स्मॉल होती है। मतलब थोड़ी देर के लिए इसमें गैमेट का निर्माण होता है, गैमेट बाद में काफ़ी छोटी होती है। ये छोटी संरचना का नाम है और गैमेट, क्या नाम है इस छोटी संरचना का? गैमेट, ये युग्मक इस प्रकार से इतनी छोटी होती है। इसमें समझ रहे होंगे आप, छोटी प्रकार की गैमेट होती है, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा आगे, न्यू प्लांट का निर्माण कैसे होगा? दो गैमेट के मिलने से होगा, जाइगोट के द्वारा होगा। समझ रहे होंगे आप। अब आगे मैं आता हूँ, इसमें जो एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस है, कई बार ऐसा सवाल होता है या पूछ दिया जाता है कि क्या लाभ होता है और क्या हानि होता है। तो मैं पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेज बता देता हूँ आपको।
एडवांटेजेस, क्या क्या लाभ होते हैं इसके, बहुत सरल से एडवांटेजेस है, आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी सरल है। ठीक है, सबसे अच्छा एडवांटेज तो ये है कि इसमें 2 डिफरेंट गैमेट का निर्माण होता है, 2 अलग अलग गैमेट का निर्माण होता है। समझ में आया? 2 अलग अलग गैमेट का निर्माण होता है। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग? 2 अलग अलग गैमेट का निर्माण होता है, अलग अलग गैमेट के कंजुगेशन से। क्या होता है? कंजुगेशन से, गैमेट की कंजुगेशन से क्या निर्माण होता है? जाइगोट। ये आपको पता होना चाहिए, जाइगोट निर्माण होता है। जाइगोट निर्माण होता है तो इस जाइगोट में पर्याप्त क्या होती है? वेरिएशन होता है, विभिन्नता होती है। वेरिएशन है, एडाप्टेशन होगा और पूरी तरह से डेवलप्ड होगा, विकसित होगा। ठीक है, ये एडवांटेज हो गया फर्स्ट। सेकंड एडवांटेज में हम लोग जाएं तो सेकंड एडवांटेज हमको ये मिलता है कि इसमें 2 गैमेट के मिलने के कारण, लैंगिक जनन होने के कारण नई बनी संतति में नए गुण की बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। अर्थात इसमें क्या बनता है? न्यू क्वालिटीज़ बनता है, सीधी सी बात। क्यों? क्योंकि 2 अलग अलग गैमेट मिलता है, इसलिए जो 2 मिलने से जो बना वो तीसरे प्रकार का कहलाएगा, तो न्यू क्वालिटीज़ होंगी उसमें। ठीक है, और जैसा आप पहले में पढ़े थे कि उसमें अडाप्टेशन होता है, तो इसमें इसके द्वारा बनी संतति में, इसके द्वारा बनी संतान में तीव्र अनुकूलन होता है, फास्ट अडाप्टेशन होता है इसमें, मतलब आसानी से वातावरण के प्रति अनुकूलित करने की क्षमता इसमें होती है। ठीक है, तो ये हो गया एडवांटेज। क्या हो गया? ये एडवांटेज हो गया। उसके बाद में थोड़ा सा देख लीजिए, डिसएडवांटेज भी होता है इसके। जैसे फ़ायदे हैं उसके कुछ लाभ, कुछ हानि भी होते हैं। डिसएडवांटेज देख लीजिए, डिसएडवांटेजेस देखिए क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकता है इसमें। तो जाहिर सी बात है, हमने उसमें पढ़ा था कि 2 जनक की आवश्यकता पड़ती है, तो ये डिसएडवांटेज हो गया। कुछ जीवों को छोड़कर किसकी आवश्यकता पड़ती है? 2 पेरेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, याद रखेंगे। और 2 पेरेंट्स की आवश्यकता पड़ना ये डिसएडवांटेज को दर्शाता है। दूसरा, इनके जो संतान बनते हैं उसमें पर्याप्त विविधता होती है, विभिन्नताएं होती है, अर्थात क्या होती है? पर्याप्त वैराइटीज़ होती है, अर्थात वेरिएशन होता है। इतनी अधिक वेरिएशन होता है कि इसके जो मेन क्वालिटीज़ होते हैं वो रिड्यूस्ड हो जाते हैं। मेन क्वालिटी क्या हो जाता है? रिड्यूस्ड हो जाते हैं, और इतना रिड्यूस्ड हो जाता है कि बाद में अपनी मूल प्रवृत्ति को खो देता है। मूल प्रवृत्ति को खो देता है मतलब न्यू स्पीसीज़ का फॉर्मेशन हो जाता है, अपने पेरेंट्स बिल्कुल डिफरेंट प्रकार की स्पीसीज़ का फॉर्मेशन हो जाता है। समझ गए? उसके बाद में आता है लैंगिक जनन जब होता है तो उस दौरान जीवों में गुणसूत्र की संख्या कैसे रहती है, किस प्रकार की रहती है, इस प्रकार की सवाल भी पूछे जाते हैं। तो आपको क्रोमोसोम का क्या बोलते हैं उसको, संख्या के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, गुणसूत्र की संख्या के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये भी जानना चाहिए आपको। तो आपको मैं बताना चाह रहा था गुणसूत्र की संख्या प्रत्येक एनिमल्स में, इन एवरी एनिमल्स क्रोमोसोम्स आर डेफिनिट, मतलब प्रत्येक जीवधारी में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है। समझ रहे हो? हम लोग अगर ह्यूमन बींग्स है, मैं मनुष्य से शुरुआत करता हूँ, अगर हम लोग ह्यूमन बींग है, मानव समुदाय के लोग हैं हम लोग, क्या है? ह्यूमन बींग्स। तो जितने भी प्रकार के ह्यूमन बींग्स है सब में क्रोमोसोम की अवस्था ट्वेन या डिप्लॉयड होती है, डिप्लॉयड या द्विगुणित अवस्था में होती है। अर्थात अगर हम कहें कि हम लोगों में गुणसूत्र कितने पेयर है? 23 पेयर, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होगा। समझ में आया? तो हर जीवधारी में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है। जनक में हमेशा डिप्लॉयड प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, संख्या द्विगुणित अवस्था में रहती है। जब गैमेटोजेनेसिस होने को रहता है, गैमेटोजेनेसिस मतलब जब युग्मक का निर्माण होने को रहता है, इस दौरान उसमें होता है मियोसिस डिवीज़न। क्या होता है? मियोसिस डिवीज़न, फर्स्ट एंड सेकंड ऐसा होता है इसमें, याद रखेंगे। मैं नया टॉपिक बताऊंगा, उसमें आपको ये सेल डिवीज़न भी बताऊंगा। मियोसिस डिवीज़न, तो मियोसिस डिवीज़न फर्स्ट और सेकंड के बाद इसमें क्या बनता है? गैमेट बनता है। चूँकि गैमेटोजेनेसिस है तो क्या बनता है? गैमेट्स बनते हैं। कौन कौन से गैमेट्स बनेगा? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, ये 2 गैमेट का निर्माण होता है।
समझ में आया? फीमेल और मेल का ये जो दोनों गैमेट है, ये दोनों के दोनों एन अवस्था वाला रहता है, एन स्टेज वाला रहता है। एन स्टेज मतलब हेप्लॉयड, इसको अपन लोग कहते हैं हेप्लॉयड। हेप्लॉयड एन स्टेज वाले रहते हैं, याद रखना, एन हेप्लॉयड स्टेज वाला। और जो गैमेटोजेनेसिस वाली जो सेल थी, जो मेन सेल थी अर्थात पेरेंट सेल थी, पेरेंट सेल, ये 2n अवस्था वाला रहता है, डिप्लॉयड रहता है। अब देखो अर्धसूत्री विभाजन हुआ, आधी रह गई, हेप्लॉयड प्रकार के गुणसूत्र का निर्माण होता है। समझ में आए? अब देखो ये हेप्लॉयड हेप्लॉयड हो गया, मेल गैमेट हेप्लॉयड, फीमेल गैमेट हेप्लॉयड, अगुणित। अब सवाल ये उठता है कि संतान में क्या उतनी ही गुणसूत्र होगी जितने पेरेंट्स में होते हैं? तो जी हाँ होगी। कैसे होगी? देखिए, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, सिंपल है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का क्या होगा? क्रॉस होगा, संकरण होगा। संकरण के पश्चात जो संतान बनेगा वो कैसा बनेगा? 2n स्टेज वाला, द्विगुणित अवस्था वाला बनेगा, डिप्लॉयड बनेगा। ये याद रखेंगे आप लोग, क्या बनेगा? डिप्लॉयड बनेगा, द्विगुणित बनेगा, अर्थात पेरेंट्स में भी था और संतान में भी आ गया। ये ध्यान में रखेंगे आप लोग, काफ़ी इजी है, बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं। तो ये जो 2n बना, इसको हम लोग कहते हैं जाइगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं। ये जो जाइगोट है डिप्लॉयड कंडीशन में रहता है, ये विकसित होता है और विकसित होकर क्या बनाता है? भ्रूण का निर्माण करता है, एम्ब्रियो का निर्माण करता है। एम्ब्रियो विकसित होकर न्यू प्लांट बनाता है। क्या बनाता है? न्यू प्लांट बना देता है। समझ में आया? ये प्रक्रिया लगातार चलते रहती है। और आपको ये जानना जरूरी है कि जो आवृत्तिबीजी पौधे होते हैं या एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, उसमें जनरेशन अल्टरनेशन पाई जाती है या पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, अर्थात इसका जीवन चक्र 2 चरणों में पूरी होती है। ठीक है, मैं आपको पीढ़ी एकांतरण बता रहा हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करिए, सुनने की कोशिश करिए। समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, मैं बता रहा हूँ जनरेशन अल्टरनेशन। तो आवृत्तिबीजी जो प्लांट होते हैं उसमें पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, जनरेशन अल्टरनेशन। ठीक है, अर्थात जीवन चक्र 2 पीढ़ी से होकर गुजरती है। पहली जो पीढ़ी है, पहली पीढ़ी का जो नाम है वो होता है स्पोरोफाइटिक, स्पोरोफाइटिक जनरेशन, स्पोरोफाइटिक जनरेशन, अर्थात बीजाणुक अवस्था बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बीजाणुद्भिद अवस्था भी बोलते हैं इसको, बीजाणु या बीजाणुद्भिद अवस्था। इसमें मुख्य अवस्था जो होती है वो बीजाणुक होती है। क्या होती है? बीजाणुजनक प्रावस्था इसमें मुख्य होती है, बीजाणुजनक प्रावस्था, मैं ऐसा लिख देता हूँ। समझ में आया? बीजाणु से बीजाणुजनक प्रावस्था होती है। बीजाणु से क्या क्या बनता है? इसमें लीफ बनेगा, स्टेम बनेगा, शुरुआत यहाँ से करना चाहिए था, रूट बनेगा, स्टेम बनेगा, लीफ बनेगा, ठीक है, फ्लावर बनेगा, एटसेट्रा। इसके भाग होते हैं स्पोरोफाइट जनरेशन के। उसके बाद दूसरा इसमें जनरेशन अल्टरनेशन में जो दूसरा भाग है वो होता है गैमेटोफाइटिक जनरेशन। गैमेटोफाइटिक जनरेशन मतलब युग्मकोद्भिद अवस्था या युग्मकोद्भिद पीढ़ी। ठीक है, इसमें इसका प्रदर्शन हम कैसे करेंगे? इसका डिस्प्लेनेशन हम उसके द्वारा करेंगे, गैमेट के द्वारा करेंगे। सिंपल है, नाम से स्पष्ट है, गैमेट्स। इसमें क्या बनता है? गैमेट्स बनता है। अब देख लेंगे थोड़ा सा जीवन चक्र इसके कैसा संचालित होता है। सबसे पहले हम लोग जाएं, एक बीज होता है। क्या होता है? एक सीड होता है, सीड या बीज होता है। ये जो सीड या बीज है ये द्विगुणित अवस्था वाला होता है, डिप्लॉयड होता है। ठीक है, ये धीरे से बीज विकसित होता है और एक पादप बनाता है, स्पोरोफाइटिक पादप बनाता है। क्या बनाता है? स्पोरोफाइट प्लांट बनाता है। ये भी 2n अवस्था वाला रहता है, पुष्पी पादप होता है। ठीक है, इसमें आगे चलकर फ्लावर लगते हैं। क्या लगते हैं? फ्लावर बनता है, पुष्प लगते हैं। पुष्प में 2 विशेष प्रकार की इकाइयाँ बनती है। एक इकाई का नाम और दूसरी इकाई का नाम मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पर भी बता रहा हूँ। 2 इकाइयाँ बनती है पुष्प में। पहला इकाई का नाम है एंड्रोसियम, दूसरी इकाई का नाम है जाइनोसियम। नर जननांग पुमंग, मादा जननांग जायांग, ऐसा बोलते हैं इसको। एंड्रोसियम से क्या बनेगा? स्टेमन बनेगा, स्टेमन मतलब पुंकेसर बनेगा। जाइनेसियम से क्या बनेगा? कार्पल बनेगा, कार्पल मतलब स्त्री केसर। ठीक है, स्टेमन या पुंकेसर से पोलन सैक बनेगा। क्या बनेगा? पोलन सैक बनेगा, परागकोश बनेगा। कार्पल से ओव्यूल बनेगा, बीजांड बनेगा। क्लियर है? अब पोलन सैक बाद में विकसित होकर बनाएगा माइक्रोस्पोर। क्या बनाएगा?
माइक्रोस्पोर्स बनाएगा, ये माइक्रोस्पोर्स बनाएगा, लघु बीजाणु बनाएगा, ठीक है। और ये जो ओव्यूल होता है ये विकसित होकर बनाएगा मेगास्पोर, मेगास्पोर्स, ठीक है, अर्थात गुरु बीजाणुधानी का निर्माण करेगा। लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी का निर्माण, लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु, लघु बीजाणु गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। ये जो लघु बीजाणु का जो निर्माण हुआ है, ये लघु बीजाणु क्या बनाता है? सिंपल है, लघु माइक्रो, आपने पढ़े होंगे, सुने भी होंगे, ये बनाता है मेल गैमेटोफाइट बनाता है। क्या बनाता है? मेल गैमेटोफाइट प्लांट बनाता है, ठीक है, बड़ी संरचना बनाता है, मेल गैमेटोफाइट बनाता है, नर युग्मकोद्भिद बनाता है। और ये जो होता है मेगास्पोर, ये बनाता है फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है, फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है। समझ में आया? फीमेल गैमेटोफाइट बनाया। और जो मेल गैमेटोफाइट है ये विकसित होता है, यहाँ से दो विशेष प्रकार की संरचना बनती है। एक संरचना होती है जिसका नाम है मेल गैमिट फर्स्ट, मेल गैमिट फर्स्ट, और यहाँ पर होता है मेल गैमिट सेकंड। जब हम लोग सेकेंडरी क्या बोलते हैं उसको, आवृत्तिबीजी पादपों में दोहरा निषेचन पढ़ते हैं, उस दौरान हमको पढ़ने को मिलता है, जानने को मिलता है कि जो पुमंग बना हुआ रहता है, जो वो अनुकूल होता है, खाद्य पदार्थों को संग्रहित करता है, तो उसके केंद्रक दो भागों में बढ़ जाता है, तो दो भागों में बढ़ गया। ये जो दो भागों में बटा है, ये दोनों एन अवस्था वाला रहता है, अगुणित अवस्था वाला रहता है, मेल गैमेट 1, मेल गैमेट 2। और ये फीमेल गैमेटोफाइटिक प्लांट जो होता है, ये फीमेल गैमेटोफाइटिक प्लांट भी दो संरचना बनाता है, ठीक है। एक संरचना का नाम है एग या अंड, ये भी एन अवस्था, हेप्लॉइड अवस्था वाला होता है। और दूसरा होता है बीचों बीच जो केंद्र के रूप में मिलेगा, सेकेंडरी न्यूसेलस बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी न्यूसेलस या न्यूक्लियस, ऐसा पढ़ते हैं उसको, ठीक है। ये 2n स्टेज वाला होता है, 2n अवस्था वाला है, डिप्लॉयड अवस्था वाला होता है। ये जो एग है, n स्टेज वाला एग है, ये एग मेल गैमेट फर्स्ट के साथ में क्रिया करता है, एक मेल गैमेट फर्स्ट के साथ में क्रिया करता है और बनाता है जाइगोट। क्या बनाता है? जाइगोट। ये एन और एन मिला तो ये क्या बना? जाइगोट 2n, डिप्लॉयड बना। समझ में आया? जाइगोट विकसित होता है और यहाँ पर बनाता है एम्ब्रियो। क्या बनाता है? एम्ब्रियो या भ्रूण बनाता है। भ्रूण भी 2n स्टेज वाला होता है, ठीक है। और बचा या सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है, सेकेंडरी न्यूक्लियस और मेल गैमेट 2, सेकेंडरी न्यूक्लियस और मेल गैमेट 2 दोनों मिलकर क्या बनाता है? एंडोस्पर्म बनाता है। क्या बनाता है? एंडोस्पर्म बनाता है। ये जो एंडोस्पर्म है ये भी ये 2n और n के मिलने से 3n, त्रिगुणित प्रकार का एंडोस्पर्म बनाता है, भ्रूणपोष बनाता है। ये बन गया भ्रूण, ये हो गया भ्रूणपोष। और भ्रूणपोष मिलकर, दोनों आपस में मिलकर बनाता है सीड। क्या बनाता है? सीड बनाता है। भ्रूणपोष धीरे से खत्म हो जाता है। ऐसा मत बोल देना कि 3n है, यहाँ पर 2n है तो बाद में 5n होना चाहिए, नहीं होता। ये एंडोस्पर्म जो है, भ्रूणपोष जो है, भ्रूण को पोषण प्रदान करने के काम करता है। और जैसे जैसे पौधा बड़ा होते जाता है, जब तक बीज पूरी तरह से विकसित नहीं हो रहा था तब तक ये रहता है, भोजन प्रदान करता है बीज को, उसके बाद में ये नष्ट हो जाता है। इस प्रकार एक सीड का निर्माण होता है और लाइफ साइकिल लगातार हमेशा चलते रहता है, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा आवृत्तिबीजी पादप में जीवन चक्र का रेखा चित्र, जो कि पीढ़ी एकांतरण के आधार पर मैंने बताया। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर से नया वीडियो लेके आऊँगा। ध्यान रखेंगे सभी।